गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग करने वाले लेक्चर नंबर 2 मतलब दूसरा लेक्चर चैप्टर नंबर 15 वेव्स। तो लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने। सेकंड पार्ट्स में जो फिजिक्स का दूसरा पार्ट है उसमें मुझे चैप्टर चलाना था आप लोगों की क्लास में। चैप्टर नंबर 9, 10, 11 3 तो मैंने कंप्लीट करवा दी। हो सकता है 11 में थोड़ा प्रॉब्लम लास्ट में हुआ हो, लेकिन इतना भी रफ्तार नहीं आपको समझ में तो आया होगा। एग्जाम्पल ये थे तो मैंने फास्ट करवाया जो फॉर्मूला बेस थे, ठीक है। उसके बाद जो मुझे लास्ट चैप्टर चलाना था वो चैप्टर नंबर 15 लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, एक तो आपको समझ में भी आया होगा। नॉर्मल बेस पर मैंने आपको वेव्स कहाँ वेव्स आपने देखे होंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से वेव प्रोपोगेट करता है, ये नॉर्मल लेवल पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ वेव्स, जिसमें मैकेनिकल वेव्स थे, नॉन मैकेनिकल वेव्स थे और मेटल वेव्स थे। तो मैकेनिकल वेव्स है वो है जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। विदाउट मीडियम ये पॉसिबल नहीं कि प्रोपोगेट करते चले जाए, ठीक है। देन आफ्टर नॉन मैकेनिकल वेव्स उसे कहा जाता है जो वैक्यूम में प्रोपोगेट करते हैं, जहाँ पे कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सनलाइट की मैंने बात की थी आपको। तो उसके बाद जो लास्ट वाले थे मेटल वेव्स थे, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो इनसाइड के एटम्स मॉलिक्यूल्स, वो इस तरीके से बिहेव्स करते हैं कि वो अपने आप रोटेट करते रहते हैं, मूव करते हैं इन फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्म में मूव करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो मेटल वेव्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल में दिखाई देते हैं। देन आफ्टर मैंने आपको लास्ट में ये भी पढ़ाया था कि मैकेनिकल वेव्स के भी दो टाइप होते हैं, जिसमें एक था ट्रांसवर्स वेव। मैं वहां से थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करूंगा क्योंकि शायद आपको थोड़ा लाइट होगा, समझ में भी आ गया होगा। फिर मैं वहां से थोड़ा आपको और हाईलाइट करूंगा कि क्या कहना चाहता है ये ट्रांसवर्स वेव। उसे कहते हैं कि जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है वो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर करता है। जैसे वेव प्रोपगेट आपकी तरफ वेव आ रहा है कंटिन्यूस ऐसे बढ़ता हुआ, तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो परपेंडिकुलर कर रहा है, ऐसे पार्टिकल परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा और वेव आपकी तरफ आ रहा है तो उसे ट्रांसवर्स करेंगे। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो था जो वेव मान लो आपकी तरफ मेरी आवाज, जैसे साउंड वेव एग्जांपल भी मैंने बताया था आपको कि साउंड वेव है तो उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। तो साउंड वेव ये है कि मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही, साउंड वेव उसे ही कहते हैं। तो पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है वो भी उसी तरफ होता है। जैसे पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा वो एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर करेगा, वो दूसरा पार्टिकल ऑसिलेट करेगा वो एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर करेगा। कंटिन्यूअस इसी तरीके से वेव प्रोपोगेट करता हुआ विद एनर्जी मूव करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, तो वो साउंड वेव कहते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जांपल मैंने कहा था, इसे आपको याद रखना है प्रॉपर्ली। वो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल था वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। अगर किसी स्ट्रिंग के ऊपर आप उसे जर्क देते हो, उसे ऑसिलेट करवाते हो, तो वो वेव प्रोपोगेट करता है, उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और साउंड वेव का जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, हम उसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल रियल लाइफ में हो सकते हैं। जैसे कि इसके रिलेटेड ये ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, इसके रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन भी आपको दिया हुआ होता है 15.1, जो कर लेना कुछ काम नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, सिंपल लॉजिक है। जैसे कि आपने पत्थर पानी में फेंका, मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप स्टोन लेते हो पानी के अंदर उसे थ्रो करते हो, तो पानी के आसपास जो सर्कुलर वेव्स निकलते हैं उस वेव पानी किस तरीके से, इस तरीके से वेव फॉर्म में चारों तरफ से इस तरीके से प्रोपोगेट करता है। अब होगा क्या, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि वाटर बॉडी साइलिंग करती है इनसाइड दी वाटर, वाटर बॉडी साइलिंग कर रही है, मतलब वाटर बॉडी जा रही है पानी के अंदर, नाव जा रही है, तो उसमें आपको कहते हैं कि जो पानी का जो वेव्स निकलता है वो ट्रांसवर्स रहता है या लॉन्गिट्यूडिनल रहता है। तो आपको इसे किस तरीके से पता चलेगा, आपको करना क्या, नॉर्मल सिंपली बता दूं। मान लो आप एक ढक्कन लो, फॉरक लो या कोई भी ढक्कन, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लो जो ज्यादा वेट ना हो उसका, वहां पे रख दो जहां पे पानी से जैसे वेव फॉर्म में प्रोपोगेट करना वहां पे रख दो। अगर मान लो वो कॉर्क है, वो ढक्कन है जो ऊपर है नीचे, अप डाउन अपनी जगह पे है, उसी जगह पे है, वो नहीं करता, सिर्फ वेव की तरफ पानी आपको दिखाई दे रहा है, वहां वेव की तरफ सब पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कॉर्क है वो उसी जगह पे अप डाउन वहां से हिल नहीं रहा, वो नहीं करता। तो आपको पता चल जाना चाहिए ट्रांसवर्स वेव। और हाँ, अगर ये कॉर्क मूव करता हुआ आगे चला गया तो आपको समझ आना चाहिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी है और ट्रांसवर्स वेव भी है, दोनों कंबाइन है। अरे भाई साहब दोनों कंबाइन में क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर भी अप डाउन हो रहा है और मूव भी कर रहा है उसी को। नहीं मतलब पानी भी देखा होगा, सिंपल ऐसे फिजिक्स की भाषा में पढ़ोगे तो और परेशान हो जाओगे। नॉर्मली आप समझ लो, पानी के अंदर आपने देखा होगा पानी ऐसे ऐसे भी मूव करता है, ऐसे ऐसे भी मूव करता है, पानी आपने देखा होगा ऐसे मूव करता है तब वो लॉन्गिट्यूडिनल रहता है, लेकिन जब जंप आउट करता है तब मान लो ट्रांसवर्स है। तो इस तरह के एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मान लो मैं आपको कह दूं कि बड़ा सा सिलेंडर लेते हैं, सिलिंड्रिकल शेप में कंटेनर है,
उसके अंदर लिक्विड भर दिया, मान लो पानी भर दिया कुछ भी, उस पे ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, एयर टाइट पिस्टन, एकदम बिल्कुल टाइट। उस पिस्टन को मैंने ऐसे धक्का दिया, मैंने उसको पुश किया, तो पुश करने से हुआ क्या, वो अप डाउन बैक एंड फोर्थ ऐसा कुछ वर्ड्स है उसमें होने लगा, मतलब वो ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इनसाइड की मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या करेंगे, इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे, तो वो पानी ऐसे ऐसे ले, मतलब वो क्या है उसमें लॉन्जिट्यूडिनल वेव आपको दिखाई देगा, क्योंकि पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है जहां पे वेव प्रोपगेट कर रहा है। तो नॉर्मली बिल्कुल मैं टाइम नहीं पास करूंगा, क्योंकि मुझे 5 या 6 वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और 20 या 25 में से पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर एग्जाम हुई तो एग्जाम के बाद और 2-3 लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेंगे, और एग्जाम से पहले अगर 20 से पहले हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं कंप्लीट कर दूंगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर रियल लाइफ में कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखाई देता है जो इस तरीके से बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूअस, जिस तरफ वेव है उसी तरफ पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसे लॉन्जिट्यूडिनल कहेंगे। और अगर वेव इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और अप एंड डाउन जो परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है अगर उसकी डायरेक्शन की, तो उसे ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। और ये बात आपको अच्छे से तभी समझ में आएगी जो थियोरिटिकल एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन नंबर 15.1 देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। आज हमें जो पढ़ना है नया टॉपिक लेके बहुत फास्ट आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइप्स ऑफ वेव्स तो मैंने आपको बता दिया था, उसी के रिलेटेड डिस्कशन किया। एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोग्रेसिव वेव। हालांकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव लिखा हुआ है बुक में, लेकिन मैं सीधा लिखता हूँ इसका टाइटल प्रोग्रेसिव वेव, या वेव इक्वेशन हमें प्रूव करना है। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन हमें प्रूव करना है, जो सीधा काम की बात है वही बताता हूँ। प्रोग्रेसिव वेव को आप ट्रैवलिंग वेव भी कह सकते हो। क्या कहते हैं इसे, ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव वेव को ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस आगे बढ़ता हुआ वेव, चलता हुआ आ रहा है कंटिन्यूअस रफ्तार से, प्रोग्रेसिव वेव या उसे ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। जो नाम जो है आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से समझाया होगा, मैं अपने तरीके से बताता हूँ आपको ये क्या है ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव क्या है। और मैं आपको ये चैप्टर इस तरीके से पढ़ाऊंगा, मैंने पहले बताया था, मैं बहुत टाइम पास नहीं करूँगा, थोड़ा मैंने आपको बताया था कि 12 साइंस में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा वेव ऑप्टिक्स नहीं आएगा। और ये चैप्टर अगर 12 के बेस रिलेटेड है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ऊपर से एक बात ये भी बता दूं कि नीट जेनरल वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो इस चैप्टर में से कहीं मतलब 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो इसलिए मैं उसके रिलेटेड चलाऊंगा। हाँ अगर कुछ निकल जाता है मैंने बता दिया कि ये कर लेना खुद से, और कोई स्कीप हो गया कोई छोटा सा टॉपिक, तो आप समझ लो वो कुछ किसी भी काम का नहीं है, ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग वेव की बात करते हैं तो अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से मुझे इसकी इक्वेशन प्रूव करनी है। मुझे उसकी इक्वेशन प्रूव करना है, उसी इक्वेशन से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो प्रोग्रेसिव वेव का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल पे आपको जो पढ़ना है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो इस तरीके से वेव प्रोपोगेट कर रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है, वेव प्रोपोगेट कर रहा है। तो मैं आपको कह सकता हूं कि ये वेव प्रोपोगेट कर रहा है किस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। वेव किस तरफ प्रोपोगेट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने सपोज कर लिया, और एक पॉइंट में यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ पी, और ये पॉइंट पी है वो भी ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से। ओके, वो भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से। ओके, अब मैं आपको कहता हूँ ये जो पॉइंट्स ओ था t = 0 टाइम, और ये पॉइंट्स p है वो आफ्टर t टाइम, और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इतने टाइम के बाद, उस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x, पॉजिटिव x पे डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसलिए मैंने x मान लिया। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जैसे जैसे मैं इक्वेशन चलाऊंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होता जाएगा, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। मैंने जब ये गुजराती मीडियम में पढ़ाया था ये प्रोग्रेसिव इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स के लिए दिमाग में ये लगता है सब पढ़ लिए नहीं समझ में, आप अच्छे समझ लेना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, अब वेव इक्वेशन की बात की जाए, इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिखा हुआ है टाइटल में, आप समझ सकते हो। तो वेव इक्वेशन का मैं सीधा आपको बताता हूँ कि ये जो पार्टिकल, अगर यहाँ पे जो पार्टिकल था ओ पॉइंट्स पे, मान लो ये स्ट्रिंग है पूरी, और स्ट्रिंग पे मैंने झलक दिया मतलब मैंने क्रेस्ट ऑफ ऊपर जो होता है उसे क्रेस्ट कहते हैं, नीचे जो होता है उसे ट्रप कहते हैं, इस तरीके से याद रखना। ये वेव है, इसे वेव कहते हैं। तो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है इसे क्रेस्ट कहते हैं, और
और ये नीचे वाला जो पोर्शन है स्ट्रक्चर, क्रेस्ट स्ट्रक्चर का वो वेव आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बताया कि ये वेव कंटिन्यूअस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। अब मैंने दो पार्टिकल सपोज कर लिए, एक पार्टिकल O है, दूसरा P। कौन से पार्टिकल O और P? मैं कहता हूँ, क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल O ऑसिलेट करेगा, क्या उतना ही P करेगा? आप समझ लो ना, पूरी स्ट्रिंग पे अगर ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ का पार्टिकल ऑसिलेट करता हुआ अपनी पोजीशन ले रहा है, तो आगे वाला भी ऑसिलेट करता हुआ अपनी पोजीशन लेगा, उससे आगे वाला भी ऑसिलेट करता हुआ अपनी पोजीशन लेगा। तो वेव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो सेम डिस्प्लेसमेंट होगा ना, सबका पार्टिकल का, O का हो या P का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं आपको कह दूं कि O पॉइंट्स का T इज इक्वल टू 0 टाइम पे, कौन से टाइम पे? एट T इज इक्वल टू 0 टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल O। तो हम O पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, जिसके लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया था y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा t। और आप लोग तो पहले पागलों में से है क्या, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि वेव या हार्मोनिक फंक्शन के फॉर्म में होगा, या साइन होगा या कोसाइन। साइन कॉस दिखाई दे तो ये वेव इक्वेशन में होना ही चाहिए, या तो साइन हो, आप कॉस भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप याद करो, मैंने आपको दो वेव दिखाए थे। अगर इस तरीके का वेव अगर बढ़ता है आगे, तो इसे साइन वेव दिखाते हैं, और अगर इस तरीके से वेव आगे बढ़ता है तो इसे कोसाइन वेव। दोनों का पढ़ा, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, ये साइन वेव है, ये कोसाइन। जो 0 से स्टार्ट करता है वो साइन वेव होता है, जो मैक्सिमम से स्टार्ट करेगा वो कोसाइन होता है। अब अगर पार्टिकल O की मैं बात कर लूँ, जो 0 टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो 0 टाइम पे जो पार्टिकल फर्स्ट ओरिजिन पॉइंट पे जो पार्टिकल था, तो उसके अंदर हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा? साइन वेव। इसीलिए मैंने साइन के फॉर्म लिखा, हो सकता था अगर ये मैक्सिमम से ऑसिलेट करता हुआ स्टार्ट करता तो मैं y इक्वल टू कोसाइन भी लिख सकता, कॉस ओमेगा भी लिख सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा t। क्या समझना है? रेडी? इसको पक्का ना, थोड़ा थोड़ा इनिशियल से समझ लो ना। अभी पॉइंट O की बात कर रहा हूँ मैं, जो ओरिजिन पॉइंट पे t इज इक्वल टू 0 टाइम, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? इतना आपको ऑब्वियसली लिखना, डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे? ये पार्टिकल को ओरिजिन पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कितना? यहाँ 0 रखा, t इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 रखेगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या है? वो भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाई थी, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और 0 इंटू ए अगेन 0, तो y इक्वल टू व्हाट? 0। वही तो डिस्प्लेसमेंट है। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये y डिस्प्लेसमेंट आप कहोगे सर y क्यों लिया? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ क्या होगा? पॉजिटिव y एक्सिस, समझ लो ना। इस तरफ पॉजिटिव x है तो ऊपर पॉजिटिव y की तरफ पार्टिकल ऑसिलेट किधर करेगा? वेव अगर x की तरफ है तो पार्टिकल तो y की तरफ ऑसिलेट करेगा ना भाई। वेव किधर आ रहा है? पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो पार्टिकल की तरफ ऑसिलेट करेगा, वो तो ऐसे ऑसिलेट करेगा ना, y एक्सिस के अबाउट। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो y के अबाउट होगा ना, इसीलिए y एक्सिस। और t इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू 0, तो वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वैसे भी तो 0 है भाई। यहाँ से तो वेव स्टार्ट कर रहा है, पक्का? आर यू रेडी? ये समझना है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मैं आपको कह दूं कि आफ्टर t टाइम, ये t इज इक्वल टू 0 टाइम था, अब आफ्टर t इज इक्वल टू t टाइम, t टाइम के बाद हुआ क्या? ये वेव O से निकल के P तक गया, मतलब यहाँ तक पहुंच गया, बढ़ता हुआ आगे। अब मैं कह दूं कि इस पार्टिकल P का डिस्प्लेसमेंट क्या है? मुझे लिखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P। सोचो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल P का? इसका तो आपका फाइन करिए, जो ओरिजिन पे था वो तो इजी था सर, आपने निकाल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये पार्टिकल P का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऐसे अप एंड डाउन वो परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा, वेव आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो उसका भी तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यही इक्वेशन में रिपीट कर दो, मैं कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये लिखते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कैसे? अब मैं आपको क्या कह दूं कि O और P क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा?
अभी रेडी है क्या दोनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम? यस, क्योंकि वो जब पार्टिकल था वो उसका तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्या पी का भी डिस्प्लेसमेंट जीरो तो होना ही है, हालांकि है नहीं अभी वो ऑसिलेट कर रहा है, मैंने ऊपर बताया इधर जाएगा वो नीचे आएगा फिर अपनी जगह देगा, मतलब कि ऑसिलेशन तो कर रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट वाई होगा, अप ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा डाउन फिर अगर अपनी पोजीशन ले जाएगा, ऑसिलेशन तो हो रहा है, लेकिन फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहना है, जो ओ का था वही पी का होगा, क्योंकि वेव आगे बढ़ रहा है, वेव तो ऐसे ऑसिलेट, वेव तो कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव वेव है भाई, वो तो चलता रहेगा, लेकिन वेव आगे निकल गया तो जो पीछे वाला पार्टिकल है वो तो अपनी पोजीशन देता जाएगा स्ट्रिंग पे। पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा, आज का पूरा लेक्चर प्रोग्रेसिव वेव पे, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही टाइटल लगा प्रोग्रेसिव वेव, अगर प्रोग्रेसिव वेव समझना लेक्चर होगा क्लियर, पक्का समझना। मान लो इस तरीके से मैंने स्ट्रिंग पकड़ के रखा हुआ है, स्ट्रिंग को मैंने जर्क किया तो वो वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट कर रहा है, तो स्ट्रिंग पे जितने भी पार्टिकल है, यहाँ का पार्टिकल तो वो प्रोपेगेट करता हुआ अपनी पोजीशन अगेन ले ली वापस, फिर वेव आगे बढ़ा उसने अपनी पोजीशन ले ली फिर आगे बढ़ा, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट हो रहा है ना पार्टिकल तो जीरो पोजीशन पे ही रहते हैं ना, सिर्फ आगे कौन बढ़ रहा है, वेव, पार्टिकल नहीं, आगे कौन बढ़ा, वेव, पार्टिकल नहीं। तो इस वेव की स्पीड v है, मान लो क्या है इसकी स्पीड v स्पीड से वेव आगे बढ़ रहा है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वेव ने, x डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो क्या मैं कह सकता हूं स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू डिस्टेंस d डिवाइड बाय टाइम t, कोई बात नहीं, अरे t टाइम के बाद ही हुआ ना भाई, तो t टाइम के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x, वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x डिस्टेंस, तो मतलब वेव कितना आगे बढ़ गया, x जितना, अब कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद, कितनी स्पीड से, v स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, कोई नहीं बात नहीं, ओके भाई। अच्छा ठीक, अब थोड़ा इसमें सोच ले तू कि इसमें डिस्टेंस ट्रैवल कितना करवा है, x, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, और कितने टाइम पे, t टाइम मतलब x बाई t, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू, मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ x डिवाइड बाय t, सर क्या पढ़ा है, t इज इक्वल टू x डिवाइड बाय t, इतना टाइम हुआ यहाँ तक आने, इतने टाइम बाद यहाँ पहुंचा रहे, अरे रेडी, ये वेव पहले था, अब अच्छे समझना, पॉइंट्स की बात करता हूँ मैं, थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन अच्छे समझना, ये P पॉइंट्स तक जो P पॉइंट तक जो वेव आया वो पहले था किधर, O पर, वहां से तो स्टार्ट हुआ ना, O पर कब था, कौन से टाइम पे, x बाई v टाइम पे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x कितनी स्पीड से, v कितने टाइम में, t टाइम, तो t टाइम के बाद वो P पे आया, तो इतने टाइम पहले वो कहां पे था, O पे था ना, ये सो इतने टाइम पहले वो किधर था, O पे था, तो O पे जब ऑसिलेट कर रहा था तब टाइम क्या था, x बाई v, इतने टाइम पहले वो O पे था ना वेव, इतने टाइम के बाद P पॉइंट्स पे आया, पक्का, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t अगर हम लिख देते हैं, तो अगर ये जीरो ले लोगे, t टाइम ले लोगे, तो आपको तो सर डिस्प्लेसमेंट तो कुछ तो मिलना चाहिए हमें, तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा देखिएगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x डिवाइड बाय v, ये जो स्टेप लिखा ना, ये गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेरी बना हुआ था, जब तक लेक्चर मैंने पढ़ाया पूरा लेक्चर यही क्वेरी था सर, ये और कैसे आया, किस तरीके से आपने लिखा, ये अगर समझ गया तो आपका लेक्चर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा भी वैसे ही रहेंगे, सिर्फ ये जो टाइम था ना उसे मैंने ऐसे लिखा, क्या लिखा ये अच्छे समझना। अब ये मैंने फाइनली प्रूव किया किसके लिए, P पॉइंट्स के लिए, तो मैं आपको कह सकता हूं कि ये P पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ y और ये डिस्प्लेसमेंट इतना है, कितना, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x बाई v, तो जितना डिस्प्लेसमेंट O का था उतना ही डिस्प्लेसमेंट P का रहेगा, लेकिन O का डिस्प्लेसमेंट कब था और P का कब है, T टाइम पे, O का कब था, x बाई v टाइम पे, तो सोच कि P पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ टाइम लिखा हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका T टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट था माइनस x बाई v टाइम पे जो O का डिस्प्लेसमेंट था उतना डिस्प्लेसमेंट P का रहेगा, सेम, नहीं है, ये कितने टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, T टाइम पे, किसका, P का,
लेकिन O का डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम पे था, x बाई v टाइम पे, इतने टाइम पहले O का जो डिस्प्लेसमेंट था वो ही p का है। तो t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट O का था वही डिस्प्लेसमेंट p का रहेगा। ये समझना है, क्लियर? एक बार लास्ट रिपीट कर देते, तो मुझे पता है कि ये स्टेप में थोड़ा टाइम लूँ, फिर फास्ट में रफ्तार कर लूंगा। ये अच्छे से समझो, मैं आपको कहता हूँ टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हमें किसका फाइंड करना, टी का, ठीक है, टी पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट ये फाइंड किया। अब डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे हो टी का, और कितने टाइम पे, टी टाइम पे, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट टी का कितना होगा, ओ के जितना। अब ओ का डिस्प्लेसमेंट कब था, एक्स बाई वी टाइम पहले, तो t माइनस एक्स बाई वी टाइम पहले जो O का डिस्प्लेसमेंट था वही डिस्प्लेसमेंट t का रहेगा। ऐसे सेंटेंस कहते हैं, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। अब ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि जो O का डिस्प्लेसमेंट था वही डिस्प्लेसमेंट t का है, सेम डिस्प्लेसमेंट। रेडी? अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, बहुत टाइम पास नहीं करूंगा, वैसे भी टाइम शॉर्ट होता है वीडियो में। y इज इक्वल टू a साइन, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, ओमेगा को अंदर ले लो, ओमेगा टी, इसे मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस ओमेगा एक्स डिवाइड बाय टी। अब ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें मैं ओमेगा बाई टी को मैं लिख देता हूँ के, ओमेगा बाई टी को मैंने क्या, अभी तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट सर ये कहाँ से बना रहा है, ये सब नई क्वांटिटी है, सबके डेफिनेशन अलग अलग होगी। अभी मान लो ओमेगा बाई इज इक्वल टू के, ये के को क्या कहते हैं, वेव वेक्टर, ये को क्या कहेंगे, वेव वेक्टर कहेंगे। मतलब जहां आपको ओमेगा बाई वी दिखाई देता है ना, उधर मैं के रख देता हूं, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस, इधर मैंने के रखा हुआ है तो अगर इसे लिख सकते हैं के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर? आर यू रेडी? ओके। और इसी इक्वेशन को लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। और ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन या ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, जो भी आपको जो मैं प्रूव करना। और इस तरीके की इक्वेशन है, पहले सोचो से क्या है, ये इसी इक्वेशन से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब ये 5 किधर से आया? अब आप लोगों को यहाँ तक कुछ समझ में आया, आपने प्रूव किया, ये 5 आपने आप लिख दिया, आया किधर से? अब इस 5 को कहते हैं इनिशियल फेज, 5 को क्या कहेंगे, इनिशियल फेज। और इनिशियल फेज को हमने अभी क्या मान लिया, 0। अभी क्या मान लिया, कहाँ मान लिया हमने, किधर? देखिए ये साइन लिखा हुआ है, साइन 0 से निकलता है, साइन का वैल्यू किधर से निकलता है, 0 से। हो सकता है अगर कॉस होता तो ये 5 की वैल्यू लेना पड़ती है आपको, इनिशियल 0 नहीं है, समझ रहे हो आप लोग? कुछ थोड़ा थोड़ा की बात करती है। साइन अगर मैं लेता हूं तो इनिशियल फेज 0 है, मतलब 5 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू क्या है, 0। इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले से ही साइन लिया हुआ है, पहले से मैंने क्या ले लिया, साइन। और अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा है कि यहाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2, तो 5/2 इनिशियल फेज है। अगर 5/4 तो 5/4 इनिशियल फेज है, 90 डिग्री तो 90 डिग्री इनिशियल फेज है। अगर कुछ है तो इनिशियल फेज है, नहीं है तो मान लो 5 इक्वल टू 0 है। मेरी इक्वेशन में तो 0 ही है। ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिखा हुआ इनिशियल फेज के, इसे क्या कहते हैं, इनिशियल फेज। और साइन के साथ ये पूरा जो जुड़ा हुआ है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये पूरा साइन के साथ जो जुड़ा हुआ है, उस पूरे को क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, ओनली फेज। ये जो फाई है उसे इनिशियल फेज कहते हैं, और ये साइन के साथ पूरा स्टेप है, ये पूरा, इसे क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। पक्का समझना है? ओके, उसे क्या कहेंगे, फेज कहेंगे। अब मैं इस इक्वेशन के अंदर, चैप्टर किधर जा रहा है, आप चैप्टर देख सकते हो बुक में कि सारी क्वांटिटी 1 बाय 1 एक एक आपको एक्सप्लेन करवाएंगे। जैसे कि इक्वेशन को कर दी, इसमें y क्या है, a क्या है, ओमेगा k t x y, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा डिटेल। ऐसा बुक में किया, अलग डिफरेंट अलग अलग टाइटल लगाए हुए, ये सबको एक्सप्लेन करवाना पड़ेगा। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। सबसे पहले y की बात करते हैं। y है क्या, y होता है डिस्प्लेसमेंट, y होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ही मान लो, क्योंकि पार्टिकल पे डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक, अब कहोगे सर कौन सा डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ,
मैंने पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग आपकी तरफ वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट कर रही है, तो यहाँ स्ट्रिंग पे जो पार्टिकल था वो ऑसिलेट करेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर, मतलब वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना वाई एक्सिस के होगा, वो डिस्प्लेसमेंट वाई। ओके, देन आफ्टर ए क्या है? ए को कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या नाम है सर? याद रखना है सब कुछ क्वांटिटी, क्योंकि चैप्टर 14 अभी सर ने स्टार्ट नहीं किया ऑसिलेशन वाला। ऑसिलेशन में ये बहुत कुछ आएगा, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, ओमेगा, एक्स क्या है, टाइम पीरियड क्या है, जितनी भी क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा डिटेल बनी, लेकिन 14 में बहुत कुछ आएगा। ये ए को कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। एम्पलीट्यूड याद रखना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, उसे हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट? जैसे मान लो कि ये वेव प्रोपोगेट कर रहा है, तो इधर से कितना जंप आउट करेगा, मतलब इधर से ऐसे मूव करता हुआ है, तो जितना ज्यादा ऊपर जा रहा है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पार्टिकल है तो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट कर रहा है, तो वो इतना ऊपर गया फिर आगे बढ़ गया, मतलब कि जितना ऊपर तक जाता है ना मैक्सिमम, ये डिस्प्लेसमेंट। इधर बता देता हूँ आपको, फिगर में समझ आना, ये होता है, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये वो मैक्सिमम इतना ऊपर गया, और ऊपर जाता तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता, और ऊपर जाए एम्पलीट्यूड बढ़ जाता, नीचे तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता, तो उसे लेकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। पक्का? ओके, ये क्वांटिटी आपको बताना। फिर क्या आएगा? ओमेगा। ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी समझ में ना आए तो ये सब एंगुलर स्पीड भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड और फ्रीक्वेंसी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एंगुलर स्पीड, जो मैंने आपको रोटेशनल मोशन में पढ़ाया, क्या मालूम रोटेशनल मोशन किधर है? उधर सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 7 में आएगा रोटेशनल मोशन, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था ये ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड बताया था मैंने। तो एंगुलर स्पीड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2π/g। और ये अगर कुछ समझ में ना आए तो नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम, ये उसकी आप डेफिनेशन मान सकते हो, ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसकी ओमेगा की डेफिनेशन है ये नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम। अब मान लो कि अगर आपका पार्टिकल एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ओनली फॉर वन, इधर से निकला घूम फिर के इधर आया वापस, तो वन रोटेशन कितना होता है वो आपको पता है, रेडियन में 2π। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक रोटेशन 2π का, रेडियन में, डिग्री में 360 होता है ना डिग्री, और रेडियन में कितना होता है? 2π। तो एक रोटेशन 2π का हुआ, और एक रोटेशन के लिए जो टाइम लिया, किसी भी पार्टिकल हो या कोई भी पार्टिकल, आफ्टर वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम देता है उस टाइम को कहते हैं टी, टाइम पीरियड। ये कैपिटल टी को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। कैपिटल टी को कहते हैं टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। और ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये कह सकते हो टाइम टेकन और ये मिला बाय टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन या वन कंप्लीट साइकिल, लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कंप्लीट साइकिल। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल मतलब कि एक ऑसिलेशन, मतलब कि एक कंप्लीट साइकिल घूमने के लिए जितना टाइम लगता है उसे कैपिटल टी कहते हैं, टाइम पीरियड। डेफिनेशन सिंपल, अगर कैपिटल टी टाइम लिख दिया तो आपको समझ लेगा कि वन रोटेशन, अगर 2 रोटेशन हो तो 2t टाइम हो जाएगा, 3 रोटेशन हो तो 3t टाइम हो जाएगा, 4 हो तो 40 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रोटेशन है तो t है, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो मैंने आपको ओमेगा समझाते मैंने आपको टी भी बता दिया साथ में, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड टी का यूनिट जो रहता है, यूनिट इसका जो रहता है उसे सेकंड में ही माना जाता है। अगर टाइम पीरियड रहेगा, टाइम तो सेकंड में ही होगा ना, ऐसा यूनिट होता है, प्रॉपर स्टैंडर्ड है, तो ऐसा यूनिट है तो सेकंड में ही होगा, ठीक है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इसका जो यूनिट्स बनेगा 2π रेडियन, और टाइम पीरियड का सेकंड, तो रेडियन बाय सेकंड हो जाएगा। तो ओमेगा का यूनिट भी आप लिख सकते हो, मैं इधर लिख देता हूँ, ओमेगा का यूनिट
रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड की डेफिनेशन बताई, उसका यूनिट भी बता दिया, ओमेगा की डेफिनेशन भी दी, उसका यूनिट भी लिख दिया। तो यहाँ पे वाई डिस्प्लेसमेंट है, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा के बारे में मैंने डिस्कस किया। मतलब कि मैंने 3 क्वांटिटी आपको बताई, वाई, ए और ओमेगा। ठीक, और ये दो भी याद रखना, इनिशियल फेज को फाई कहते हैं, तो पूरा जो स्टेप है उसे ओनली फेज है। पूरी इक्वेशन के एक एक स्टेप को मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ये टी टू टाइम है, उसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कितना टाइम लगा, वेव आगे बढ़ेगा 1 सेकंड में इतना, 1, 2, 3 सेकंड जो भी टाइम थे आपको पता ही ऑलरेडी, कोई बात नहीं। उसके बाद जो क्वांटिटी है के, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं ना के, उस के को क्या कहते हैं? के को वेव वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो क्या कहते हैं? वेव वेक्टर। इसको कहते हैं वेव वेक्टर। भाई सब समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर? को क्या कहते हैं? वेव वेक्टर। अब लिखा कहोगे सर के इज इक्वल टू, इधर आपने लिखा है ओमेगा बाई वी। अब मैं यहाँ पे के इज इक्वल टू कुछ और लिखता हूँ, लेकिन वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा वी का फॉर्मूला यहाँ पे रखोगे एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी का, तो जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वही आएगा। जैसे के इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला है 2 पाई डिवाइड बाय लैम्बडा, इसे कहते हैं वेव वेक्टर। 2 पाई डिवाइड बाय लैम्बडा, तो भाई आपको समझना है 1 रोटेशन रेडियन। बट ये लैम्बडा क्या है ये पूछना है, तो फिर उसे मुझे आपको बताना पड़ेगा ये लैम्बडा है क्या। तो लैम्बडा को कहते हैं वेव लेंथ। लैम्बडा को क्या कहेंगे? वेव लेंथ। और वेव लेंथ को मीजर, लेंथ है भाई साहब, लेंथ को यूनिट मीजर, मीटर में ही होगा ना, मीटर यूनिट क्या होगा इसका? मीटर। वेव लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर में मीजर करेंगे। बट आपको भी सर वेव लेंथ है क्या पहले वो तो उसकी डेफिनेशन आप ऐसा मान सकते हो कि आपकी बुक के लेवल में, आपको मैं बताऊँ आपकी बुक के लेवल में, तो ये बता रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट पॉइंट या डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रफ पॉइंट, ऐसे आपकी बुक बता रही है। लेकिन मैं अपने हिसाब से ऐसा बता सकता हूँ कि आफ्टर 1 रोटेशन जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस सब लैम्बडा है। कैसे? जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जब वेव इस तरीके से आगे बढ़ा, इस तरीके से, तो ये क्रेस्ट वाला पॉइंट ए है, ये क्रेस्ट है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ बी, ये भी क्रेस्ट है। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस इधर, उसे कहते हैं वेव लेंथ लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन की आप वही लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट पॉइंट, ये हो गई वेव लेंथ लैम्बडा। क्या कहेंगे? लैम्बडा। और आपको मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताया था, ऐसे मान लो ये वेव, ये लैम्बडा होगा। और अगेन इस तरीके से आगे बढ़ा 2 लैम्बडा, अगेन आगे बढ़ा 3 लैम्बडा, पीछे वेव लेंथ कहेंगे। इस तरीके से एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो 1 लैम्बडा, दूसरा कंप्लीट किया तो 2 लैम्बडा, इसी तरीके से 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा और मतलब कह सकते हो। तो ये वेव लेंथ लैम्बडा होती है। तो यहाँ पे 2 पाई डिवाइड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? वेव वेक्टर के। क्या हो जाएगा? वेव वेक्टर के हो जाएगा। अब सोच इधर मान ले ये जो वेव जो है, मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल करके आगे बढ़ता है। यहाँ से मान लो कोई पॉइंट ए पे था पार्टिकल, उतना ही ऑसिलेशन पॉइंट बी का रहता है। वेव आगे बढ़ता गया, लेकिन पार्टिकल का ऑसिलेशन तो सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? लैम्बडा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? लैम्बडा। अब तू ऐसा मान ले कि अगर वेव इधर से निकला और इधर कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट किया, इस समय लैम्बडा था। अब एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? कैपिटल डी अभी बताना। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? लैम्बडा। कितना टाइम लेगा? कैपिटल डी। तो स्पीड, वेव की जो स्पीड होती है v इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाय टाइम। लीनियर स्पीड की बात कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाय टाइम। अरे भाई साहब लीनियर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना? लैम्बडा। लैम्बडा बनने को डिस्टेंस, वेव लेंथ का मीटर में डिस्टेंस मेजर करते हैं। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? लैम्बडा। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड v हो गया। क्या हो जाएगा? स्पीड v हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कुछ समझना, स्पीड क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। अब v इज इक्वल टू व्हाट? लैम्बडा बाय टी इधर, v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी इधर, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो वही फार्मूला बनेगा, तो मैंने ऊपर लिखा है। यहाँ पे k का जो फार्मूला मैंने लिखा है ओमेगा बाय टी। मैंने कहा इधर किया अलग है, सब इधर अलग है, तो सब प्रॉब्लम होगी ना आपको। आप थोड़ा बात कर सकते हो कि आपको लिखना है कि यहाँ ओमेगा क्या लिखोगे? 2 पाई बाय टी, और v क्या लिखोगे? लैम्बडा बाय टी।
तो आपको वही फॉर्मूला मिलेगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, 2π/λ वेव फैक्टर के का फॉर्मूला। यस और नो? ठीक है, तो छोटी छोटी क्वांटिटी और कुछ मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ जितना हो सके अंडरस्टैंडिंग ज्यादा। ओके, उसके बाद एक क्वांटिटी है, आपको लैम्डा भी समझ में आ गया और वेव वेक्टर भी समझ में आ गया। इसके बाद ये जो फायर वो तो इनिशियल फेज है, वो तो समझना। ये एक्स क्या है? डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस? वेव का कितना आगे बढ़ा, पॉजिटिव एक्स पे आगे बढ़ रहा है तो प्लस एक्स में डिस्टेंस आएगा, इधर नेगेटिव में जा रहा है तो माइनस एक्स में डिस्टेंस आएगा। तो एक्स को हम डिस्टेंस मान लेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल जितना करेगा उसे हम एक्स कहेंगे, वो हो गया। अब इसमें एक और क्वांटिटी मुझे आपको पढ़ाना है जो जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ओनली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डेवलप करते हैं और एनसीईआरटी बुक में न्यू भी लिखा हुआ है इस तरीके से, न्यू। ओके, बट बेटर है हम फ्रीक्वेंसी को एफ लिखे तो अच्छे समझ पाएगा। और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या कहती है? फ्रीक्वेंसी एफ किसे कहते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टाइम। चलो मान लो एफ इज इक्वल टू, मैं आपको कह दूं कि मुझे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना है, एक रोटेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन में लिखना तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन लिखोगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ रोटेशन, चलो ठीक है, मुझे एक रोटेशन कंप्लीट करना है, नंबर ऑफ रोटेशन कितना? 1। कितना टाइम लगेगा? टाइम प्रोजेक्टिंग, तो टाइम हो जाएगा ठीक। तो ये फॉर्मूला बनेगा फ्रीक्वेंसी का, एफ इज इक्वल टू, बहुत इजी फॉर्मूला में बना रहा हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके रेडी, एफ इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा और टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो तो सेकंड है, तो 1/सेकंड मतलब सेकंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाएगा। ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी का? सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, या उसका एक और यूनिट्स दिया हुआ है जिसे कहते हैं हर्ट्ज। क्या पढ़ते हैं इसे? हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज में यूनिट्स मेजर की जाती है, तो ये एच जेड जो हर्ट्ज में लिखते हैं 50 हर्ट्ज 40 हर्ट्ज, ज्यादातर फ्रीक्वेंसी का यही यूनिट यूज होगा। ये तो मैंने फॉर्मूला से बताया था सेकंड इनवर्स, बट हर्ट्ज में ही फ्रीक्वेंसी दी होगी। फ्रीक्वेंसी है क्या? नंबर ऑफ रोटेशन पर टाइम, पर यूनिट टाइम। मान लो कि हमारे घरों में जो सप्लाई आता है, इसी सप्लाई में आपको कहीं बताया था कि 220 वोल्ट रहता है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी कंट्री की पूरी इंडिया की फ्रीक्वेंसी रहती है 50 हर्ट्ज। तो ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपके घरों में जो सप्लाई आ रहा है, मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाए तो उसके ऊपर ऐसा लिखा होगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो ये क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो वोल्टेज का जो सप्लाई है ना आपके घरों में, वो सप्लाई 50 हर्ट्ज का होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब कि एक सेकंड में 50 साइकिल घूम जाना। 50 साइकिल मतलब बाइसिकल की बात नहीं कर रहा, ये वाली साइकिल की बात है। जैसे 1 रोटेशन में ये 1 साइकिल हुआ, ये जो हुआ 1 साइकिल, ऐसे ये 1 2 3, अगर इस तरीके से कितनी साइकिल बता रहा है? 50, और कितने टाइम? ओनली फॉर 1 सेकंड में इतनी स्पीड में वोल्टेज रनिंग कर रहा है। आपके घरों में जो सप्लाई आ रहा है वो इतनी फास्ट आ रहा है, वो आप टच करोगे तो आपको पता चलेगा, वेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा आपको पता चल जाएगा। तो इतना रफ्तार से वोल्टेज सप्लाई आ रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। आप सोचो यूएसए में वहां पे ये फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में 120 रोटेशन, इतनी रफ्तार से वोल्टेज आ रहा है, तो इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मैं आपको ये पढ़ा रहा था प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन क्या है, और इस इक्वेशन में वाई डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, ये पूरा फेज है, ये इनिशियल फेज है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर जो 30 टाइम पीरियड था वो भी बताया, ये वेव वेक्टर है, उसमें लैम्डा का वेवलेंथ भी मैंने आपको पढ़ाया। फिर वो के 2 फार्मूला में जो कंफ्यूजन था वो भी मैंने आपको दूर करवा दिया वेवलेंथ से, और फिर आपको लास्ट में मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये जितनी छोटी छोटी क्वांटिटी थी अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है अलग अलग, पता नहीं किस लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करवाया, मुझे ठीक लगा उस तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, और आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू, मैंने ये फॉर्मूला क्या अपलोड किया 2π डिवाइड बाई टी, बट 1/t इज इक्वल टू एफ, 1/t इज इक्वल टू एफ। तो ओमेगा इज इक्वल टू आप देख सकते हो 2πf। तो ये भी तो एक फॉर्मूला बनेगा, यही मतलब सीधा एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, जो एग्जाम्पल हमें दिए उसमें इस तरीके से फॉर्मूला आए तो हम सीधा यूज करो, सॉल्व करो, बस खत्म, हमें कोई काम नहीं दूसरा, तो सॉल्व कर देना आपसे। ठीक है, और फॉर्मूला बेस पे जितना भी मैंने अभी करवाया, बहुत सारे फॉर्मूला वर्ड पे मैंने करवाया, आपसे इसी से समझ में आया एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना, थोड़ी देर में
रेडी? पक्का? तो हो सकता है पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं आपको एक थोड़ा टॉपिक कुछ और पढ़ाना है, 2-5 मिनट ज्यादा नहीं। ओके, अब मैं ज्यादा टाइम ले लूंगा, मुझे पता है कि बहुत मिनट्स में कम करके भी ज्यादा लंबे वीडियो में सोचा 30 मिनट 40 मिनट बनाओ, लेकिन 50, 50 या 55 इतना हो ही जाता है। ठीक, तो मैं आपको बात करूँ लास्ट में थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा टॉपिक है। मैंने आपको दिया, आपको थोड़ी देर पहले प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। अब इस इक्वेशन में मैंने +5 का भूल जाओ, इनिशियल फेज 0 में मान लो ऐसे हो गया, उसका भूल। अब ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी, इसे प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन कहते हैं। अब रुकना आप देखोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सर ये कुछ अलग पढ़ा है, आपको अलग पढ़ा है, सब गलत, ऐसा कुछ भी नहीं। इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, आप नोट कर लो, बोर्ड पे लिख पाऊंगा। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx है, इसे kx माइनस ओमेगा t लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो है ना फेज। अब मैंने उस पार्टिकल को x एक्सिस के अलग लिया हुआ है, मान लो ये पार्टिकल नेगेटिव x की तरफ भी जा सकता है, नेगेटिव x की तरफ भी जा सकता है। पार्टिकल वो कोसाइन के फॉर्म में होता तो पहले ऑसिलेट कर लेता कोसाइन के फॉर्म में, और पार्टिकल भी पीछे रह जाता, तो ये हो सकता है ऊपर नीचे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा तो पागल हो जाएंगे, मैं सीधी बात इतना बता दूं कि इसे आप kx माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो। साइन की जगह पे आप कॉस भी रख सकते हो, a cos ओमेगा टी माइनस kx, a sin ओमेगा टी माइनस kx, a sin kx माइनस ओमेगा टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सबको हम क्या मान लेंगे, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन या तो ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब मान लो इस तरीके से कोई वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा, पॉजिटिव एक्स के अलावा कोई वेव इस तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक, तो अब मैं कहता हूं कि इसका फेज क्या है, वेव का फेज क्या है, मैंने बताया ये पूरा इसे क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। ये फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस kx, कितना फेज है, ओमेगा टी माइनस kx। अब स्ट्रिंग में जब वेव को प्रोपोगेट करवाते हैं, स्ट्रिंग सर्क देने के बाद क्रेस्ट वो आपकी तरफ आ रहा है, तो कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आपने अगर वेव को आगे प्रोग्रेस करवाया, अगर वो ट्रैवल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है वेव, तो इस तरीके से वो पार्टिकल जो था वो ऑसिलेट करता हुआ वेव ऐसे आगे बढ़ रहा था, तो अचानक से कहीं बीच में आके बहुत ऊपर चला जाए, उसका एम्पलीट्यूड अचानक से बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जितनी रफ्तार से मैं इसे यहाँ से प्रोपोगेट कर रहा हूँ उतनी रफ्तार से कंटिन्यू हो जाएगा, और उसका जो फेज है वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब कि जितने फेज से यहाँ से वो निकला उतने ही फेज से कंटिन्यूअस आगे बढ़ता जाएगा, मतलब ये जो फेज है ना वो कांस्टेंट रहेगा। फेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब इधर है तब ओमेगा टी माइनस kx, फिर आगे बढ़ा तो ओमेगा टी माइनस kx, फिर आगे बढ़ा तो ओमेगा टी माइनस kx, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ चेंज क्या होगा, आप देख सकते हो इसमें चेंज क्या होगा, ओमेगा डेल्टा टी माइनस k डेल्टा x इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो चेंज होगा, क्या चेंज होगा, ये वेव आगे बढ़ेगा तो क्या चेंज होगा, टाइम होगा चेंज नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है। ये के चेंज नहीं, वो तो वेव वेक्टर है, वो कांस्टेंट है, ओमेगा बाई के कहते हैं उसे, 2 पाई बाई लैम्बडा भी कहते हैं, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या चेंज हुआ, वेव का डिस्टेंस, वेव आगे बढ़ेगा तो एक्स डिस्टेंस चेंज होगा, वेव आगे बढ़ेगा तो टाइम चेंज होगा, तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ओमेगा और के चेंज होने वाले नहीं। तो ओमेगा डेल्टा टी माइनस के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप इसे मान सकते हो 0 कांस्टेंट, मतलब 0 माइनस के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस और उस तरफ लेके जाए, तो ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस के डेल्टा एक्स, तो डेल्टा टी को डेल्टा एक्स के डिवाइड में ले जाए, के को ओमेगा के डिवाइड में ले जाए, तो ओमेगा बाई के से डिवाइड में लाया और डेल्टा टी को इधर लेके जाए, तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, बट यू नो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड, ओमेगा बाई के इज इक्वल टू v। अगेन वही फॉर्मूला मैंने प्रूव करवाया जो मैंने पहले वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ था, आप देख सकते हो पीछे जाए, इधर देखो, ओमेगा बाई वही इज इक्वल टू के, ओमेगा बाई v इज इक्वल टू के जो लिखा था वही फॉर्मूला अगेन मैंने प्रूव किया, देख सकते हो। इसे आप मान सकते हो स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, कितनी रफ्तार होती है वेव की, कितनी, ओमेगा बाई के।
तो आप एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हो और आपको अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप वेवलेंथ फाइंड करो, लैम्डा निकालना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको कुछ वेव वेक्टर निकालना है, के क्या है वो भी निकाल सकते हो, ओमेगा निकालना है वो भी फॉर्मूला में बता दिया, टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है, इस तरीके से इनिशियल फेज फाइंड करो, स्पीड निकालो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। जितने फॉर्मूला थे ना सब आपको बता दिए कि डेफिनेशन बता दिए, और वही फॉर्मूला यूज करेगा मैं एग्जाम्पल। तो ये स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला बनेगा v इक्वल टू ओमेगा बाय ए। और थोड़ा विस्तार से आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15.2 करवा देते क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। उसमें एक वेव इक्वेशन, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन दी हुई है आपको, अगर देख सकते हो इक्वेशन है 0.005 साइन, आप देख सकते हो, आप बुक निकालो और इसमें देखो अच्छे से, ATX माइनस 3T इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, फिर आप वो बता चलिए। y इज इक्वल टू 0.005 साइन 80x माइनस 3T। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करवाओ किससे, y इज इक्वल टू a साइन, अब देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स था, बट यहाँ पहले x है, मतलब kx माइनस ओमेगा टी के साथ कंपेयर करो। मैंने पहले बताया था इक्वेशन को ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को कंपेयर करवाओगे इसके साथ, आप दोनों को अगर मैच करोगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होंगे। इन दोनों को कंपेयर करोगे, क्या है एम्पलीट्यूड, क्या बनेगा एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू व्हाट, एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हो आप 0.005 मीटर, यही एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इसे मैच किया तो यही। फिर आप देख सकते के इज इक्वल टू व्हाट, देखो क्या कहते हैं वेव वेक्टर, और वेव वेक्टर की वैल्यू का भी अंदर से आप देख सकते हो कि एक्स के साथ जो है ना वही के होगा, मतलब 80 क्या हो जाएगा 80, राइट। और के का जो फॉर्मूला था आप याद करो तो मैंने लिखा हुआ था 2 पाई लैम्डा, के इज इक्वल टू व्हाट, इधर था 2 पाई लैम्डा, ये रेडियन में होता है ना ऊपर, और वेवलेंथ मीटर में, तो रेडियन पर मीटर, तो इसका यूनिट होगा रेडियन पर, ये लिख देगा आगे और स्टेप। यूनिट उसका क्या होगा 2 पाई रेडियन, लैम्डा मीटर, रेडियन पर मीटर भी हो जाएगा, ठीक है यूनिट, तो मैंने यूनिट में यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद माइनस ओमेगा टी, टी के साथ जो है ना वो ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3, और उसका यूनिट मैंने आपको लिखा हुआ है रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। मतलब कि पहले तो इक्वेशन से इक्वेशन मिलाने के मुझे 3 क्वांटिटी तो वैसे ही मिल गई, अभी कुछ सॉल्व भी नहीं किया, अभी क्वेश्चन भी नहीं दिखा और ऐसे ही मिल गया। अब क्वेश्चन आप देखो तो उसमें आपको पूछा क्या, सबसे पहले पूछा हो एम्पलीट्यूड क्या, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू व्हाट, वो तो आपने पहले ही फाइंड कर दिया 0.005 खत्म, पहले एम्पलीट्यूड पूछा हुआ। सेकंड क्वेश्चन उसमें ये दिया हुआ है वेवलेंथ, सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है वेवलेंथ। भाई साहब वेवलेंथ का क्या है, वेवलेंथ किसे कहते हैं, लैम्डा, वेवलेंथ किसे कहेंगे लैम्डा का, तो सर इसमें लैम्डा किधर से लाएंगे, तो आप देख ध्यान से के का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ था, के इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय के हो गया, ओके। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, के की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 80, तो आप इसे 2 इंटू 3.14 कर दो, डिवाइड बाय 80 कर दो और आंसर निकाल दो, वेवलेंथ कितना आएगा वो आंसर हो जाएगा, कैलकुलेटर आपके पास है, उठाओ 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 80 करो, तो वो आंसर आपको मिलेगा, मैं सीधा लिख देता हूँ, आप फाइंड कर लेना, वेवलेंथ गिवन हुई 7.85 सेंटीमीटर, ओके, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ आपका जो आंसर निकालोगे उसमें कुछ थोड़ा 0.07 ऐसा कुछ आएगा, 7.85 कैलकुलेटर साथ करो, सब यही आंसर मिलेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है टाइम पीरियड फाइंड करना, क्या फाइंड करना है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला कौन सा, कैपिटल T इज इक्वल टू, ये कैसे निकालोगे, तो टाइम पीरियड निकालना है तो आपको ओमेगा, मैंने के को यूज किया तो आपको लैम्डा मिला, अब आप ओमेगा यूज करोगे तो आपको टी मिलेगा, लेकिन कौन सा फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारे फॉर्मूले ताकि आपको समझ में, मैंने यहाँ से वेवलेंथ निकाला और इसमें से मुझे टी फाइंड करना है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा,
तो t इज इक्वल टू 2 पाई 3.40 एंड ओमेगा 3। तो टाइम पीरियड का आंसर आपको मिलेगा, आप निकाल सकते हो, कैलकुलेटर यूज करो, 2.09 सेकंड हो जाएगा। ये टाइम पीरियड का आंसर हो जाएगा और ये आंसर होगा वेवलेंथ का। ये आंसर मिला आपको एम्पलीट्यूड का। ये जो 1 by 1 फाइंड करना है वो मैं बॉक्स में बताऊँ ना, वही आंसर हमें निकालना। उसके बाद आपको पूछा फ्रीक्वेंसी, क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फॉर्मूला है? एफ इज इक्वल टू, तो आपको पता है सर 1 by t। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी तो मैंने यहाँ पे लिखा था, एफ इज इक्वल टू 1 by t और t का आपने निकाल लिया, तो सीधा बन सकते हो 1 डिवाइड बाय 2.09। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आप कैलकुलेटर यूज करके आंसर निकाल सकते हो, जो आएगा 0.48 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज में मैंने लिख दिया जो फ्रीक्वेंसी का आंसर। इस तरह की क्वेश्चन सोचो कितना इजी है। अगर आपको ये इक्वेशन पता चले तो ये एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लोगे फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे करवाया इससे पहले, ठीक है। तो इजीली इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। और उसी क्वेश्चन में एक और लास्ट क्या बताया? उसने बताया कि अगर डिस्टेंस जो है x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर होता, x इज इक्वल टू कितना होगा? 30 सेंटीमीटर, और t इज इक्वल टू 20 सेकंड सेकंड, तो उसका डिस्प्लेसमेंट y क्या होगा आपको फाइंड करना है। मतलब कि जब ये वेव कंटिन्यूअस आगे बढ़ा तो 30 सेंटीमीटर दूरी पे जाके कितने टाइम के बाद, 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट y क्या होगा। तो बहुत इजी है भाई साहब, यही इक्वेशन में x और t दोनों दिया होगा। यही इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.005 साइन 80x माइनस 3t, और यहाँ पे x और t दोनों गिवन, तो आप निकाल सकते हो y इज इक्वल टू 0.005 साइन 80 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू, ये सेंटीमीटर है, उसे मीटर में करोगे आप कन्वर्ट तो 0.3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू टी, टाइम कितना 20। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो y इज इक्वल टू 0.005 साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर निकालोगे, मतलब दोनों मल्टीप्लाई करो और ये दो मल्टीप्लाई करो, दोनों में से माइनस करोगे तो आंसर आएगा -36। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, तो दोनों मल्टीप्लाई करो, ये -60 करो, जो आएगा आंसर इतना होगा -36। ओके, अब उसके बाद होगा क्या कि अगर साइन में जो डिस्प्लेसमेंट अभी निकालना है वो नेगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट आपको जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, तो वो थोड़ी ना नेगेटिव होगा। तो अगर आप इसे पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो ये जो साइन की वैल्यू, अब साइन अगर माइनस में होगा, साइन माइनस थीटा होता, तो ये माइनस साइन थीटा मतलब माइनस आ गया था, लेकिन अभी ये माइनस चाहिए नहीं। अब ये माइनस अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोच। मैं क्या करूँ, -36 के अंदर अगर 2 पाई ऐड करवा देगा, कितना ऐड करवाओ, तो 2 इंटू 3.40 मतलब 3 to 6 पॉइंट के कुछ आसपास रहता, फिर भी माइनस का आंसर आता। मैं फिर यहाँ पे 4 पाई कर दूँ, तो 4 इंटू 3.40 फिर भी माइनस में आता। मैं यहाँ पे 6 पाई कर दूँ, फिर भी माइनस में आता। तो मैंने देखा कि कंटिन्यूअस मैंने 11 पाई तक चेक किया तो फिर भी माइनस में रह रहा था, लेकिन ये माइनस मुझे निकालना था। तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 0.005 साइन -36 प्लस 12 पाई रख दिया और 12 इंटू 3.14 किया, फिर मैंने आंसर निकाला तो मुझे पता चला कि अब माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। और वो आंसर निकला था कितना, y इज इक्वल टू 0.005 साइन 1.2, कितना आंसर हुआ था 699। अब साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें इतनी वैल्यू आएगी 1.69। तो आप पालोगे साइन का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है, 0 से स्टार्ट होता है, +1 0 -1 0, मैक्सिमम क्या है +1, उससे ज्यादा है। अरे +1 से ज्यादा है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 रहती है, उससे ज्यादा कोई साइन की वैल्यू आती नहीं है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि साइन 91 हो जाएगा, 1 की वैल्यू रहती है, तो कोई काम की चीज नहीं है। तो y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आपको कितना मानना पड़ेगा, 0.005, यही आंसर हो जाएगा।
और वैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि जो O पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था वही P का रहता है। तो इसमें बताया कि 30 सेंटीमीटर दूरी के 20 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हो, उतना ही रहेगा जितना पहले 0.05। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये इलस्ट्रेशन नंबर 15.2 मैंने आपको पूरा सॉल्व करवाया। अगर आपको अच्छे से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने ये बताया समझना है। अब यहाँ से आप अगर पूरा ये सॉल्व करने जा रहे हैं तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं की जरूरत। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सॉल्व करने से कोई मतलब ही नहीं है, इसका आंसर ही 1 होगा। आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए मैंने यही आंसर लिख दिया 0.005 मीटर। अगर आपको ये समझ में आ गया पक्का, नहीं आएगा वीडियो को रिपीट को आप देख सकते हो पीछे जाके। और अगर आ गया पक्का तो आपको एक ऐसा सेम एग्जाम्पल है जो खुद से करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 15.8 ये वाला एग्जाम्पल HW। और मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा हूँ ये प्रोग्रेसिव वेव है, तो आप ऐसी इक्वेशन दिखती है आपको तो आप मान लो प्रोग्रेसिव वेव है। फिर आपको निकालना है उसमें एम्पलीट्यूड, वो तो आप मैच करोगे तो निकल जाएगा, वो तो आपको समझ में आ जाएगा। कंपेयर करने से फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको पूछा हुआ है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या है मैंने बताया था कि इसके बाद जो लिखा हो, जैसे इसके बाद यहाँ प्लस करके जो आएगा वो इनिशियल फेज होगा, π/4 π/2 जो भी हो। और आपके क्वेश्चन बुक में जो क्वेश्चन उसमें π/4 जो दिया है ना लास्ट में वही इनिशियल फेज हो जाएगा। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट पॉइंट, मतलब लैम्बडा निकालना है वेवलेंथ, ये वाला, ठीक है। तो आपको पूरा मैंने सॉल्व भी करवा दिया। वैसे आपको सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है तो 15.8 कर लेना। और आज का लेक्चर यहाँ तक रखता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो आज का लेक्चर था किसी सिर्फ एक ही पॉइंट पर डिस्कशन किया मैं प्रोग्रेसिव वेव ट्रायल को। अगर नहीं समझना तो वीडियो आप फिर से देख सकते हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो भी 100% देखना ही पड़ेगा दूसरी बार। और देखने के बाद अगर समझना है तो मैसेज जरूर कीजिएगा कि सब समझ में आया। फिर लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा मैं चैप्टर नंबर 15 आज यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।